अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेड क्लिफ पे, या फिर इसे हम बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। तो पर्सनैलिटी प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले हैं ये रेड क्लिफ साहब, देन लॉर्ड माउंटबेटन। और इस पर्सनैलिटी के बारे में ना आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इनका बार बार जिक्र होगा पूरी वीडियो में और आपने मुझे बताना है कि इस पर्सनैलिटी का क्या नाम है। चलते हैं आउटलाइंस की तरफ। सबसे पहले हम लोग करेंगे बैकग्राउंड। आपको पता है कि हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, देन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर प्रपोजल फॉर मेकिंग कमीशन, एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ पंजाब अवार्ड, देन अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल अवार्ड, और एंड पे फिर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म इसका क्या था। बिकॉज आपको पता है कि रेड क्लिफ का जो अवार्ड है वो फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस भी हुआ। तो एंड में फिर हम लोग क्रिटिसिज्म करेंगे। तो बैकग्राउंड में हम लोग करते हैं कि शिमला जो कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो चुकी थी। इसकी वजह से 5 मेंबर्स किसने सेलेक्ट करने थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने या कांग्रेस ने, तो इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो गए, तो ये होगी फेल। देन वर्ल्ड वार 2 हुई, ये एंड होती है और इसका ब्रिटेन को नुकसान ये होता है, ऑल दो ब्रिटेन जीत जाता है लेकिन इसका नुकसान ये होता है उसे कि उसकी जो हेजिमोनियल पावर और कॉलोनियल पावर होती है वो खत्म हो जाती है। देन न्यू पीएम इलेक्ट होते हैं वहां पे ब्रिटेन में, कंजर्वेटिव जिसके प्रेसिडेंट या जिसके वजीर आजम होता है चर्चिल, उनको होती है डिफीट, लेबर पार्टी विन कर जाती है इलेक्शन, न्यू पीएम बनते हैं क्लेमेंट एटले साहब। और देन 3 जून का प्लान, और ये साथ ही कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं इंडिया में और वो भी फेल कर जाता है, किसकी वजह से, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस को लेके। यहां तक तो बात हो जाती है क्लियर। अब 3 जून का जो प्लान था वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है लेकिन उसकी फाइनल डिमार्केशन नहीं होती। उसमें कहा जाता है कि हम लोग बंगाल और पंजाब को डिवाइड करेंगे लेकिन उसकी डिमार्केशन नहीं होती कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान को मिलेगा, कौन सा पंजाब का पार्ट इंडिया को मिलेगा और कौन सा पाकिस्तान को मिलेगा। तो इसकी जो फाइनल एक्सटेंशन होती है रेड क्लिफ अवार्ड होता है इसकी फाइनल एक्सटेंशन, और इसमें इन्होंने बाउंड्री कमीशन एक कंस्टिट्यूट करनी होती है जो दोनों को डिवाइड करे। और इसका बेसिक पर्पस जो होता है ना डिवाइड करने का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जिसमें मेजॉरिटी ज्यादा होगी मुस्लिम्स की वो जाएगा पाकिस्तान को। और इसका एक ही कहते हैं ना कि एक फैक्ट होता है, किस बेस पे डिवीजन करनी है आपने, तो डिवीजन इस बेस पे करनी है कि जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं वो इलाका आप देना है पाकिस्तान को आपने, और जो इलाका मुस्लिम माइनॉरिटी का है, आल तो उसमें हिंदू भी हैं लेकिन मुस्लिम उसमें माइनॉरिटी में है, तो वो जाएगा इंडिया को। तो ये बेसिस थी इसकी रेड क्लिफ अवार्ड की। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अब रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट और यूनिक इवेंट है क्योंकि इसमें डिवीजन की गई बाउंड्री लाइन या बॉर्डर कह लें, इंडिया का वो ड्रॉ किया गया पाकिस्तान का और इंडिया का। तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल और यूनिक इवेंट है। और ये लास्ट स्टेप था जो ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ने से पहले किया, और इंडिया और पाकिस्तान को एक बॉर्डर के जरिए उन्होंने डिवाइड कर दिया जो बेसिकली पंजाब और बंगाल को डिवीजन थी, और सैलट और असम को भी इन्होंने एक डिवीजन के जरिए अलग कर दिया। देन इसकी जो टर्म्स थी वो रेफर की गई कांग्रेस के जरिए, और इट वाज द फाइनल एक्सटेंशन ऑफ 3 जून प्लान, रिकमेंडेशन वर फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। मैंने को बताया शुरू में कि ये फुल ऑफ कंट्रोवर्सी से बड़ा पड़ा है ये वाला जो टॉपिक है। इसको काफी सारी थ्योरीज हैं, काफी सारी स्टेटमेंट हैं, ऑल दो जो लॉर्ड माउंटबेटन साहब के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको लेके, और इसके बाद रेड क्लिफ के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको लेके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिव स्टेटमेंट और इंटरव्यूज हैं। देन हम लोग प्रपोजल करते हैं मेकिंग परमिशन। अब प्रपोजल क्या था, इसमें होना ये था कि रेड क्लिफ जो है वो चेयरमैन था ज्वाइंट कमीशन का। ज्वाइंट कमीशन कैसे, पंजाब की जो कमीशन थी बाउंड्री और बंगाल की जो कमीशन थी बाउंड्री, उसका ये चेयरमैन था दोनों का, ठीक। और इसमें होना क्या था कि पंजाब के लिए भी 2 बंदे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और 2 बंदे कांग्रेस से, और बंगाल के लिए भी 2 बंदे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 कांग्रेस से। अब जो पंजाब की बाउंड्री कमीशन थी उसके लिए जो कांग्रेस की तरफ से जो नुमाइंदे थे वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन नंबर 1, नंबर 2 पे थे जस्टिस तेजा सिंह। इनके साथ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया की जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ये बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बने और यहाँ पे ये चीफ जस्टिस बने। और रेड क्लिफ 8 जुलाई 1947 को इंडिया में आता है, मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे मिलते हैं, और 8 अगस्त को ये अपना ड्राफ्ट साइन कर लेते हैं। अब 8 अगस्त को इन्होंने ड्राफ्ट साइन किया लेकिन उन्होंने अनाउंस कब किया, 17 अगस्त 1947 को। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि इन्होंने 8 अगस्त को क्यों नहीं किया। ऑन द फाइनल स्टेप
बिल्कुल ऑन द फाइनल आवर पे इन्होंने ये वाला प्लान जो है वो अनाउंस किया, और ये क्रिस्टोफर बेनामुट जो कि है इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने बाद में स्टेटमेंट भी दी कि जहां तक हुआ मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि डेलिबरेटली इन्होंने कश्मीर इंडिया को दिया। ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे आई थिंक रेडक्लिफ के। ये पंजाब बाउंड्री कमीशन की एक पिक्चर है। अब देन जो बंगाल की बाउंड्री कमीशन थी उसमें सबसे पहले थे जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जी, ये कांग्रेस की तरफ से थे नंबर 1। देन जस्टिस सीसी बिस्वास, ये थे, ये भी कांग्रेस की तरफ से थे। तो ये दो बंदे कांग्रेस की तरफ से, इनकी मुझे पिक्चर नहीं मिली नेट पे। देन जस्टिस साले मोहम्मद नंबर 1, इनकी भी पिक्चर नहीं मिली। और जस्टिस एस ए रहमान, ये दो बंदे थे बंगाल की बाउंड्री कमीशन के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से। बाउंड्री कमीशन का आपको पता चल गया कि कौन कौन से बंदे किस किस साइड से थे, और बंगाल के लिए कौन से थे, पंजाब के लिए कौन से थे। तो ये तो हो गया कमीशन की बात। यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ पंजाब अवार्ड, और इस पे काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेंसीज हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, काफी ज्यादा इनजस्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एरिया कितना था पंजाब का, जो ज्वाइंट पंजाब था इंडिया और पंजाब, इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। इसका टोटल एरिया था 99,089 माइल्स, और इसकी पॉपुलेशन थी 28.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, जिसमें थे मुस्लिम पॉपुलेशन थी 16.2 मिलियन। ओवरऑल मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। अब क्या था कि यहाँ पे जो डिवीजन थी, जो कमिश्नरीज उस टाइम पे कहते थे, वो थी 5 थी, अंबाला, जलंधर, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। एरिया कवर कर लिया, पॉपुलेशन कवर कर ली, और इसकी जो कमिश्नरीज थी हमने वो देखी, 5 कमिश्नरीज थी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। अब जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे ना, एक जलंधर का, एक फिरोजपुर का, और एक गुरदासपुर, एक अंबाला, इनको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। अब था क्या कि इनको हैंड ओवर कर दिया गया इंडिया के वो, लेकिन ये तो थे मुस्लिम मेजोरिटी वाले पॉपुलेशन। अब रेड क्लिफ मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस बेसिस पे अवार्ड होना था कि मेजोरिटी पॉपुलेशन देखनी थी, मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन सी है। लेकिन ये जानते बूझते हुए डेलिबरेटली इनको इंडिया को दे दिया गया। अब क्यों दे दिया गया? बिकॉज दे वर द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इनकी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस थी, इसकी वजह से ये एरियाज इंडिया को दे दिए गए, हैंड ओवर कर दिए गए। अंबाला एक एयरफोर्स का मेन पॉइंट था। देन गुरदासपुर, आपको पता है कि इसका डायरेक्ट लिंक था कश्मीर के लिए। देन फिरोजपुर में इंपॉर्टेंट हेडवर्क्स थे कैनाल सिस्टम के, और जलंधर में आई थिंक आर्मी अर्सनैल थे, ठीक, असला डिपो वगैरह। अब गुरदासपुर के 4 तहसीलें थी, नंबर 1 बाटला, देन पठानकोट, गुरदासपुर और शकरगंज। इनमें जो 3 इंपॉर्टेंट किस्म के एरियाज थे ना, ये वाले 3, आपको पता है कि जब भी 1965 की वार हो, 1971 की वार हो, तो आपको पठानकोट का नाम लाजमी तौर पे जहन में आएगा। और बाटला पे मूवी बन चुकी है, आई थिंक जॉन अब्राहम की है। तो जो शकरगंज था ना, ये एक स्लम यार्ड किस्म का एरिया था, ये पाकिस्तान को इन्होंने पकड़ा दिया। ये बाकी जो तीनों एरियाज थे ये इन्होंने इंडिया को दे दिए। हालांकि जो एक तहसील, सिर्फ और सिर्फ एक तहसील जो इंडियन मेजोरिटी में, कह लें कि हिंदू मेजोरिटी में थी, वो थी पठानकोट। लेकिन फिर भी ये सारे का सारा डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिया गया? इंडिया को। तो नंबर 1 इनजस्टिस ये आ गया कि मेजोरिटी पॉपुलेशन का जो रूल था ये इन्होंने वायोलेट किया। अब हिंदू मेजोरिटी तहसील थी पठानकोट, इसकी वजह से इन्होंने ये सारे का सारा दिया, बल्कि इसकी वजह से नहीं, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी इन एरियाज की, इसकी वजह से ये इंडिया को दे दिया गया। और बाकायदा इंडियन कांग्रेस ने इस चीज़ को प्रेशराइज किया था ब्रिटिश को कि ये एरियाज आपने हमें देने हैं। और बाटला में मुस्लिम इंडस्ट्रियल टाउन थे, तो मुस्लिम इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ सिर्फ इस वजह से कि बाटला जो है इंडिया में चला गया। तो आपको पता है कि इनिशियल प्रॉब्लम्स को हम लोग जब देखेंगे तो ये चीज़ें तब भी डिस्कस होंगी। अब गुरदासपुर और बाटला ये दोनों डायरेक्ट रूट फ्रॉम करते थे कश्मीर को, इसी वजह से इन्होंने ये इंडिया को दे दिया। सिक्स को खुश करने के लिए अमृतसर इंडिया को दे दिया, बट इट वाज आल्सो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, सॉरी एरिया। और फिरोजपुर में मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी अर्सनैल थे। देन इसमें इंपॉर्टेंट हेडवर्क्स थे कैनाल सिस्टम के। कैनाल्स तो इन्होंने दे दी पाकिस्तान को, लेकिन उनका जो कंट्रोल था वो किसको दे दिया? इंडिया को। और सर पेंड्रल मून वाज राइट अबाउट 3rd जून प्लान। मैंने आपको शुरू में बताया था लास्ट वीडियो में कि सर पेंड्रल मून ने कहा था कि आपको गुरदासपुर जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा पंजाब से आपके,
आपके पंजाब से गुरदासपुर एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। तो ही वॉज राइट। सो जो वेंगलन कृष्णा मेनन थे, ये इनकी आप पिक्चर देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है। तो इन्होंने कहा, ये नेहरू के बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लें पीए थे या बहुत इंपॉर्टेंट बंदे थे। इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बकायदा लेटर लिखा और उसमें कहा कि जो एंग्लो इंडियन रिलेशंस हैं वो सफ़र करेंगे अगर आपने कश्मीर पाकिस्तान को दिया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये लेटर अभी भी प्रिजर्व है। तो इनको अगर हम लोग देखें तो इंडिया वाज प्लानिंग कि कश्मीर हमारा ही होगा। और 17 जून को ही नेहरू ने माउंटबेटन को एक खत लिखा और ये लेटर अभी भी प्रिजर्व है कि इंडिया को कश्मीर दिया जाए, कश्मीर मिलेगा तो इंडिया को। इन्होंने डायरेक्टली लिखा माउंटबेटन को। और दीज टू लेटर, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों लेटर अभी भी प्रिजर्व हैं। तो ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो कश्मीर की बात थी ये पहले ही डिस्कस हो चुकी थी इन ब्रिटिश और इंडियंस, सॉरी, ब्रिटिश और कांग्रेस, इन दोनों की प्लानिंग पहले से थी कि हमने कश्मीर देना है इंडिया को। ठीक, अगर हम इतना एरिया निकाल दें तो हमारे पास बचता गया। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहले से प्लानिंग की हुई थी। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवाना, ये सब कुछ करवाना, ये कह लें कि एक डोंगबाजी है, एक ड्रामेबाजी के तौर पे है। ये पहले से इन्होंने सारा प्लान किया हुआ था कि हमने कश्मीर कैसे लेना है। और क्योंकि इन्होंने यहाँ से जूनागढ़ भी हमसे ले लिया, अगर इस चीज़ को देखें पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था। और यहाँ पे गुरदासपुर के एरियाज़, देन हैदराबाद की स्टेट। लेकिन जूनागढ़ और कश्मीर का ये दोनों केस स्टडी के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जूनागढ़ में तो इन्होंने प्लेबिसाइड करवा लिया ऑन द वेरी नेक्स्ट मंथ, लेकिन कश्मीर में अभी तक प्लेबिसाइड नहीं करवाया। तो देर वॉज लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, एक बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कश्मीर को टॉपिक करेंगे बाकायदा तौर पे, क्योंकि अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे अगर हम कश्मीर के इशू को लेने लग गए। सो अब हम करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल अवार्ड। अब बंगाल में क्या हुआ कि कलकत्ता जो था वो कैपिटल था और ग्रेट इंपॉर्टेंस थी क्योंकि इट वाज अ मेजर सिटी पोर्ट। इस पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही थी, एजुकेशन सेंटर था। तो कलकत्ता की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और कलकत्ता की जो इंटायर डेवलपमेंट थी वो किससे होती थी, जो मुस्लिम पेयेंट्स होते थे बंगाल के। ये वेस्ट साइड पे था, जो ईस्टर्न साइड पे जो मुस्लिम पेयेंट थे वो यहाँ पे आके काम करते थे और इसकी सारी जो डेवलपमेंट्स थी मुस्लिम्स को इस्तेमाल करके हुई हुई थी। लेकिन कलकत्ता एक इंपॉर्टेंट और मेजर सिटी था, हैंडेड ओवर टू इंडिया, डेलिबरेटली इंडिया को दे दिया गया। और सेक्रेटरी टू बंगाल जो थे, इन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर कलकत्ता गिवन किया गया इंडिया को तो ईस्ट बंगाल में है क्या, तो ये तो रूरल स्लम होगा। और पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी देखें तो इन्होंने पार्टीशन किस वजह से की थी कि जो ईस्टर्न साइड है वो कम तरक्की याफ्ता है, तो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग इसको डिवीजन करेंगे इसकी। लेकिन हिंदुओं ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और एट द एंड 1911 में अनल करनी पड़ी पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि अगर कलकत्ता गया तो समझो इंडिया गया। तो इस चीज़ से आपको पता चलता है कि इट वाज अ मेजर इंपॉर्टेंट सिटी फॉर इंडिया। और जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज थे इंडिया ने लिए। और इंडिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो डिवीजन की वो एक बहुत ही ब्रूटल सर्जरी थी सब कॉन्टिनेंट की। और इस सर्जरी को हम लोग अभी भी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, 1965 की वार की सूरत में, 1971, देन 1999, 2001 का स्टैंड ऑफ, फिर 2017, और हमारा जो मिलिट्री बजट सब कुछ किस वजह से भुगत रहे हैं, सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट कश्मीर की वजह से। इंडिया पाकिस्तान में किस वजह से दुश्मनी है, सिर्फ कश्मीर को लेके। और अगर ये कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर इतना हॉस्टाइल हो सकेगा। और इतनी एक्टिविटीज़, टेररिज्म, ये वो सारा कुछ जो हम लोग फौज पे इतना ज़्यादा खर्च करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, इंडिया की वजह से। तो एक ये वाला इशू रिजॉल्व कर जाते हैं। अब इनको पता था, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे ब्रिटिश वाले, तो इन्होंने ये कन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया ताकि हमारे जो वेपन्स हैं, हमारी जो आर्सनल है, वो उसकी एक प्रॉपर मार्केट बन सके। सो एरियाज ऑफ मुर्शिदाबाद, नदिया, ये भी ट्रांसफ़र किए गए। ये ट्रांसफ़र किए जाने थे पाकिस्तान को, लेकिन इनको भी हुआ ही नहीं ऐसा, इनको भी इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये भी ग्रेट इंपॉर्टेंस के हामिल थे, प्रॉस्परस एरिया थे। देन मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया थे, लेकिन फिर भी इंडिया को दे दिए गए। देन पार्ट्स ऑफ जैसूर, दिनाजपुर, और ये भी वेस्ट बंगाल को गए, मतलब इंडिया को गए। और असम में
क्या हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो एरिया थे बदारपुर और करीमगंज, ये भी इंडिया को हैंड ओवर कर दिए गए। और सैलट वाज गिवन ऑप्शन, अब सैलट को ऑप्शन दिया गया कि आप रेफरेंडम करवाएं कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान में। अब रेफरेंडम में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमने ईस्ट बंगाल की तरफ जाना है, मतलब पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो फिर भी ये इंडिया को दे दिया गया। अजीब बात नहीं है कि प्लेबसाइड में ये डिसाइड हो रहा है कि हमने ईस्ट बंगाल में की तरफ जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी ये इंडिया को दे दिया गया। तो इससे ये चीज पता चलती है कि दिस अवार्ड वाला जोक, पूरा जोक था ये वाला अवार्ड। सो हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करें। नंबर 1, प्री प्लान ट्रांसफर ऑफ फिरोजपुर। मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स हमने पीछे डिस्कस किए। देन मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेटमेंट्स थे गवर्नर ऑफ पंजाब के, बाद में इन्होंने बताया भी कि इन्हें बाकायदा तौर पे ऑर्डर दिए गए थे कि एक्सक्लूड करना है अपने फिरोजपुर पाकिस्तान से। तो ये प्री प्लान किस्म का सारा चक्कर था। और इस प्लान ने कोई रिवर कोर्स फॉलो नहीं है, क्योंकि बिकॉज केनाल जो थी वो दे दी गई पाकिस्तान को, जो उनके हेडवर्क्स थे वो दे दिए गए इंडिया को। अब ये कह लें कि ये डेलिबरेटली ये अटेम्प्ट थी कि इंडिया के अंडर पाकिस्तान रहे, यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिया रहे, इंडिया का जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, उसके मुताबिक भी हमें 3 दरिया मिलते हैं, लेकिन हमें उन 3 दरियाओं का पानी भी नहीं मिलता। इंडिया ने उस पर भी डैम बना लिया हमारी कमजोरियों की वजह से। ठीक, वो 1947 में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो 1947 के बाद हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम है ना, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी पॉलिसीज, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं, मानना पड़ेगा हमें। और इसके बाद डेलिबरेट अटेम्प्ट है मुस्लिम इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने की। और क्योंकि माउंटबेटन ने डेलिबरेटली कहा था कि अगर आपने मुझे गवर्नर जनरल नहीं बनाया तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा एसिड की सूरत में, ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये 4 जुलाई 1947 को इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और माउंटबेटन ने 4 जुलाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें रॉन्ग फिगर इंक्लूड किया, उसमें ये कहा इसने कि गुरदासपुर ट्रांसफर होगा पाकिस्तान को, लेकिन इन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि गुरदासपुर जाएगा इंडिया को, क्योंकि अगर इंडिया को चल ना जाता, पाकिस्तान को जाता, तो इनका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं था, डायरेक्ट रूट ही नहीं था कश्मीर के लिए। तो ये कभी भी ये पाकिस्तान को नहीं देते थे, क्योंकि इन्होंने जो प्लान किया हुआ था कि कश्मीर इंडिया को देना है, तो गुरदासपुर के जरिए इनको रूट भी तो फ्राहम करना था ना, इंडिया की एक्सेस भी तो बनानी थी लैंड रूट की। और इसके बाद माउंटबेटन ने विजिट किया कश्मीर का 2 दफ़ा। ठीक, अब लास्ट वॉइस रहा है और विजिट कर रहा है कश्मीर का इस 2 दफ़ा, और इसने हरी सिंह से कहा कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक, इंडिपेंडेंट रहना है। और इन हिज पर्सनल डायरी महाराजा ने जो लिखा था कि महाराजा ऑफ कश्मीर जो हरी सिंह थे, इन्होंने लिखा है कि ऑल रोड और लिंक्स ऑफ कश्मीर वर गिवन टू इंडिया, विच मीन्स कश्मीर वॉज गिवन टू इंडिया प्री प्लान। और दैन एलिस्टर लैम्ब ये लिखते हैं इन हिज बुक कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी, इसमें ये लिखते हैं कि वाई ब्रिटेन वर इंटरेस्टेड फॉर कश्मीर टू इंडिया बिकॉज ऑफ 2 डोमिनियन स्टेट्स, इंडिया बिगर टू प्रोटेक्ट ब्रिटेन इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी थ्रेट। अब इंडिया वाज अ बिगर स्टेट, पाकिस्तान से तो फार बिग थी, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो फार बिग थी, तो इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट को छोड़ नहीं सकते थे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। तो इस वजह से इन्होंने कश्मीर पाकिस्तान को दिया, क्योंकि इंडिया की नाराजगी ये लोग मोल नहीं ले सकते थे उस टाइम पे, और किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया इनके इंटरेस्ट की हिफाजत कर सकता था पाकिस्तान से बेटर। और अभी भी यही हाल है, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज इंडिया जो मर्जी कर ले वहाँ पे इतना जोर नहीं डालती, लेकिन ये छोटे कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह हैं, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हो जाए, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स और पता नहीं क्या क्या। और ब्रिटिश को इंडिया स्ट्रॉन्ग चाहिए था, किसको काउंटर करने के लिए? रशियन कम्युनिज्म को, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिज्म का बहुत ज़्यादा खतरा था। कोल्ड वार एक किस्म की स्टार्ट थी कि सुपर पावर कौन होगा। रशिया का जो निज़ाम था वो था कम्युनिज्म पे, और जो अमेरिकन या वेस्टर्न निज़ाम था वो था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थे, तो इसको काउंटर करने के लिए इन्हें चाहिए था स्ट्रॉन्ग इंडिया। तो इस वजह से भी इन्होंने कश्मीर और गुरदासपुर की जो स्टेट है वो इंडिया को दे दी। देन ब्रिटिश पीरियड डिसाइडेड पॉलिसी ऑफ कलकत्ता एंड फिरोजपुर, इन्होंने पहले ही प्लान बनाया होता कि कलकत्ता और फिरोजपुर को हमने इंडिया को ट्रांसफ़र करना है। और फिर लास्ट मिनट चेंजेस की गई पंजाब अवार्ड में, किस तरह से कि 8 अगस्त को इन्होंने अथॉरिटीज़ को एक मैप दिखाया
जिसमें ये साफ जाहिर था कि गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान का है और फिरोजपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया को ट्रांसफ़र हुए ये पाकिस्तान के हिस्से में थे। लेकिन जब 17 अगस्त को इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो ये सारे एरियाज किसको दिए गए, इंडिया। तो ये सारी लास्ट मिनट चेंजेस थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा 1949 में, वी एग्रीड टू डोमिनियन स्टेट्स इन रिटर्न ऑफ एश्योरेंस ऑफ कलकत्ता, गुरदासपुर और कश्मीर। हमने डोमिनियन स्टेटस किस शर्त पे लिया कि हमें कलकत्ता भी मिलेगा, गुरदासपुर भी मिलेगा और कश्मीर भी मिलेगा। तो अगर कोई बंदा 1949 में पार्लियामेंट में खड़े होकर एक चीज कह रहा है तो इट मीन्स अ लॉट। इंडिया के सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन और ये वो सारे दरे के दरे रह जाते हैं। और वीपी मेनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की पर्सनैलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स में और सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। इन्होंने लॉर्ड वेवल को एक खत लिखा था, लॉर्ड वेवल को, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो थी गुरदासपुर की वो बताई। अब लॉर्ड वेवल 1944 1945 के टाइम पे ही ये लोग इतनी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग से सोच रहे थे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एक चीज सामने निकल के आती कि हमारी जो प्लानिंग थी उस टाइम पे भी कमजोर थी और आज 72 साल के होने के बाद भी जब हमारे सर पे पड़ती है तो तब हमें समझ आती है कि हमारी ये चीज तो रहती थी प्लानिंग वाली। अब गैस और फ्यूल प्राइसेस को देख लें, गैस का बहरान देख लें कि इन्होंने गैस ली ही नहीं कि सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी इस सारी प्लानिंग की जो लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इस सारी की सब के इन सब चीज़ों को हम लोग भुगत रहे हैं। तो एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि हम उस वक्त भी प्लानिंग में कमज़ोर थे और अभी भी है। फिर इन्होंने जो वीपी मेनन है, इन्होंने फिर एक जॉर्ज एबल को हाथ लिखा जो वाइसराय का प्राइवेट सेक्रेटरी था कि गुरदासपुर को एक्सक्लूड किया जाए पाकिस्तान से, और अगर आप एक्सक्लूड नहीं करते तो हमारे रिलेशन सफर करेंगे। ये अलहदा से इन्होंने हाथ लिखा था जॉर्ज एबल को। और फिर सर पेंड्रल मून ने 1973 में फिर से एक इंटरव्यू दिया और जिसमें इन्होंने फिर से कहा कि डेलिबरेटली कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा किया गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह थी, मैंने कहा एंड पे आपको बता दूं। और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी शुरू में जिसके बारे में मैंने नहीं बताया वो किसकी थी, किस पर्सनैलिटी की थी। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, वीपी मेनन की, जॉर्ज एबल की और या फिर बेअमाउंट की। ठीक, या फिर बेअमाउंट की, इन तीनों में से किसकी थी। कंक्लूजन की हम लोग बात करें तो फिलिप नोएल बेकर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने कहा कि रेड क्लिफ अवार्ड वाज डेलिबरेटली आल्टर्ड। इन्होंने बाकायदा तौर पे लेटर लिखा पीएम एटले को कि जो रेड क्लिफ अवार्ड है इसको अल्टर किया गया। फिर रिचर्ड सैमन जो एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, उनसे कहा कि मैं कश्मीर की ट्रू स्टोरी लिखूंगा चाहे इसका मतलब ये हो कि मुझे जेल जाना पड़े। तो इनकी जो स्टेटमेंट है वो एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखती है। देन क्रिस्टोफर बेयमोंट जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे रेड क्लिफ के 1947 में, इन्होंने कहा कि ऑन द लास्ट मोमेंट ऑन द फाइनल आवर फिरोजपुर और जीरा का अवार्ड बदल दिया गया। किसकी वजह से? माउंटबेटन के प्रेशर की वजह से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया था, तो इसको कुछ ना कुछ कह लें कि फेवर तो मिलनी थी ना इंडिया को इसकी, तो इस वजह से इन्होंने अल्टर कर दिया लास्ट मोमेंट पे फिरोजपुर और जीरा का अवार्ड। और जस्टिस मुनीर ने भी इसकी कंप्लेंट की थी कि ये प्रो इंडियन बाइस है रेडक्लिफ। और देन पीएन बेकर की स्टेटमेंट, एटले की स्टेटमेंट, एचसी बेनामोंट की स्टेटमेंट, ये सब कुछ कंफर्म करता है कि रेडक्लिफ का जो अवार्ड है वो ग्रासली अनफेयर था, इट वाज अनफेयर। लेकिन फिर भी कायद को इसको एक्सेप्ट करना पड़ना था। जो भी हो जाता है इन्हें एक्सेप्ट करना था क्योंकि इन्होंने प्लान कर लिया था ब्रिटिश ने कि पाकिस्तान जो मिलेगा पाकिस्तानियों को या कायद को वो मौत ट्रंकेटेड होगा। हाल तो कायद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये वाला इस तरह का पाकिस्तान इनको मिले और इसी वजह से इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था कि ये सारी डिवीजन ना हो। ये सब कुछ करने के बाद भी हमें पाकिस्तान तो मिला, इतनी ज़्यादा कुर्बानियां देने के बाद भी। ऑलमोस्ट कहते हैं कि 2 to 4 मिलियन डेथ हुई 1947 के इवेंट पे और 10 to 20 मिलियन पीपल जो है वो इन्होंने माइग्रेशन की या इनके जो घर बार हैं वो छूटे 10 से 20 मिलियन पीपल्स के, और 2 to 4 मिलियन डेथ्स हुई। और जो रेप है या वुमेन्स की राइट्स जो हुई वायलेशन हुई वो तो अलग है, ठीक, उसकी तो बात ही ना करें। और देयर इज नो अदर डॉक्यूमेंट ऑफ 20th सेंचुरी दैट हैज कॉज्ड मोर वार्स, repression and human misery than the Redcliffe Award। कैसे?
1965, 1948, 1971, 1999, ये सारी चीज़ें और जो माइनर कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं वो अलग है, और जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो अलग है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो अलग है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह लें कि बुरे किस्म का डॉक्यूमेंट था, और इन्होंने बहुत ब्रूटल तरीके से सर्जरी की सब कॉन्टिनेंट की, और इस तरह से इसने डिवाइड किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म पे चले, ताकि इनको अपनी आर्म्स और आर्सेनल सेल करने के लिए प्रॉपर मार्केट मिलती रहे। और इस हॉस्टाइल बॉर्डर की वजह से ही जो ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, और कह लें कि वेस्टर्न बॉर्डर इंडिया का, सिर्फ इस हॉस्टाइल बॉर्डर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान को सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसको देख के अपनी मिलिट्री फोर्स करता है, या किस वजह से अपनी तैयारी करता है सारी मिलिट्री, इंडिया की वजह से। और हमने बंगाल अवार्ड किया, देन पंजाब अवार्ड किया, जहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी उसको कवर किया, कुछ जो सेक्रेटरी थे उसके स्टेटमेंट को कवर किया। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो मेरे लिए कह लें कि मोटिवेशन है। जब भी मैं अपना यूट्यूब चैनल देखता हूँ और वहाँ पे एक सब्सक्राइबर बड़ा होता है, तो यकीन जाने मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इनिशियल प्रॉब्लम या फिर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।